नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद की जो हम बात कर रहे थे कि शांति वार्ता की शुरुआत हुई। एक टेबल के आमने सामने ईरान और अमेरिका बैठा, उनके जो डेलीगेशन है, उनके जो मेंबर्स हैं वो बैठे और ये सब कुछ जैसा कि हमने अंदेशा जताया था और कहा भी था। सबसे पहले हमने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शर्तें ही ऐसी थी दोनों ही तरफ से। हुआ भी कुछ ऐसा ही दर्शक। अब आप समझिए कि ईरान और अमेरिका के बीच करीब 21 घंटे तक चली लंबी बातचीत आखिरकार बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति यानी जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन ईरान ने उनकी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि ये तो मानने लायक ही नहीं है। जेडी वेंस ने बताया कि इतनी लंबी बातचीत के बाद भी जब कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो यह साफ है कि दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, यानी झुकने को तैयार नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान। दरअसल इस बातचीत से उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव थोड़ा कम होगा और क्रेडिट जो है शायद जिसकी उम्मीद लगाए बैठा था आतंकिस्तान, उसको मिल जाएगा। उसके भी अरमानों पर पानी फिर गया। सोचा था कि बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 21 घंटे तक चली इस मैराथन मीटिंग के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मध्य पूर्व में पहले से तनाव का माहौल है। ऐसे में इस बातचीत का बेनतीजा खत्म होना चिंता बढ़ाने वाला है। चिंता अमेरिका के हिसाब से ईरान के लिए। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देश फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे या फिर हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो शांति वार्ता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई थी आतंकिस्तान की तरफ से, वो तो फिलहाल खराब होती हुई, खत्म होती हुई नजर आई है। वो उम्मीद टेक ऑफ कर चुकी है इस्लामाबाद टू अमेरिका। फिलहाल माफ कीजिएगा, फिलहाल तो यही लग रहा है कि शांति की राह अभी भी काफी मुश्किल है, क्योंकि जो बातचीत थी वो बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं लगी, वो बेनतीजा रही। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई ऐतिहासिक शांति वार्ता 21 घंटों की लंबी चर्चा के बाद बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। और यही कहा था हमने कि लाख कोशिश पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कर ले, लेकिन कभी आतंकिस्तान उसके अरमान, उसकी छवि साफ नहीं हो सकती। मध्यस्थता की बात कर रहे थे ये लोग, उल्टा और खर्चा करना पड़ गया। अरे तामझाम इतना सब कुछ उन्होंने बनाया, डेलीगेशन आए, उनके रहने खाने पीने का सब इंतजाम किया, कर्ज में तो थे ही, अब और ये अलग से एक मार पड़ी। खैर, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुबह इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत तो हुई, लेकिन कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई, यानी कोई नतीजा नहीं निकला कि हम चलिए इस बात पर मान जाते हैं, आप इस बात पर मान जाइए और युद्ध को समाप्त कर देते हैं ताकि समस्या ना हो। अब 21 घंटे की पीस टॉक के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातब होते हुए, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। We go back to the United States having not come to an agreement
We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. आपने बातें सुन ली, लेकिन सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 4 बड़ी खबरें क्या है वो समझ लीजिए। शांति वार्ता को लेकर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई वो भी आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे। खबर नंबर 1, शांति वार्ता फेल हो चुकी है। अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई, इस्लामाबाद में होटल में दोनों डेलीगेशन एक एक करके मिलते हैं शहबाज शरीफ से, और उसके बाद से यह वार्ता पूरी तरह से फेल नजर आती है। 21 घंटे तक, 5-7 नहीं, कुल 21 घंटे तक बातचीत चलती है, और उस बातचीत का नतीजा क्या है? कुछ भी रिजल्ट यानी कुछ भी आउटपुट निकलकर सामने नहीं आता है, और उसकी वजह से जो उम्मीदें थी वो जेडी वेंस के साथ टेक ऑफ कर चुकी हैं वापस अमेरिका। ये बड़ी खबर। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो आपके सामने रख देते हैं, जिस पर चर्चा करेंगे। वो है वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर, महायुद्ध की क्या अब तैयारी है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी कि बातचीत अगर बेनतीजा रही तो बड़े हमले के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए अब सबके मन में यह बड़ा सवाल है, और लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या अब वो स्थिति फिर से देखने को मिलेगी जो 40 दिन के अंदर देखने को मिली थी, एक के बाद एक जो बड़े हमले हो रहे थे, क्या वो देखने को मिलेगी? क्योंकि ट्रंप का भरोसा नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि अगर नाराज किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। ये दूसरी बड़ी खबर जिस पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख दे। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने लेकर आए वो है हॉर्मूज पर अब पूरी तरह से बात अटक चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यही वो रास्ता है जिस पर दुनिया की उम्मीद, दुनिया की परेशानी, सब कुछ इस वक्त इस पर निर्भर करता है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या हुआ वो समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये जो है, इस पर लगाया गया ताला, ताला मार के चाबी जो है अपनी जेब में ईरान डाल चुका है। कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलेगा, क्योंकि आप लेबनान पर हमले कर रहे हैं, आप इजराइल के साथ हैं। उसके हमलों की निंदा करने की बजाय स्टैंड ले रहे हैं, और यह नाराजगी ईरान की तरफ से देखने को मिली थी, और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब संकट गहरा रहा है। हॉर्मूज पर बात बीच में अटक चुकी है। चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जो हम बात करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर में, वो है परमाणु पर बातचीत फेल है। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात थी, ये पहली शर्त थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो लिस्ट है शर्तों की, वो उनमें से एक जो ये शर्त है, ये 99% वाली है कि इस पर मानना ही मानना होगा, हथियार नहीं बनाए जाएंगे, इस पर ईरान को बैकफुट पर जाना होगा, और अगर ये ईरान नहीं मानता है तो सब कुछ खत्म है, बातचीत नहीं करेंगे। ये तस्वीर जो है पेश की गई थी। चलिए एक बार फिर से आपको जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. यह जेडी वेंस की बातचीत आपने सुन ली। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो क्या कहा कि खाई भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अब भरते हुए नजर नहीं आए, कि ये क्लियर कट कर दिया है, और फिर वो टेक ऑफ करते हुए चले गए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि शांति वार्ता फेल होने से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की की मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बातचीत में हाथापाई की नौबत आ गई थी। ये तुर्की के मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जब बातचीत चल रही थी उस दौरान हाथापाई की नौबत आ गई, यानी हीट ऑफ द मोमेंट वो देखने को मिला। और बातचीत के दौरान यह हुआ कि हाथापाई हो जाएगी। अरागची और विटकॉफ के बीच हाथापाई की खबर जो है वो देखने को मिली। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिकी विशेष दूत में हाथापाई की भी खबर सामने आई है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जहां पर बातचीत होनी थी, जिन शर्तों पर बातचीत होनी थी, जब वो शुरू हुई और उस दौरान माहौल गर्म हो गया, एक दूसरे पर यह नौबत आ गई कि हाथापाई जो है वो हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर नंबर 1, ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कई मुद्दों पर दोनों देश अभी भी अड़े हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर कोई भी बात या सहमति नहीं बनी है। साथ ही साथ परमाणु कार्यक्रम पर भी ईरान इस वक्त अड़ा हुआ है और इसकी वजह से ये 2 मुख्य वजह जो है वो बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये जो वार्ता थी वो पूरी तरह से फेल हो गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। लेकिन खबर नंबर 2, शांति वार्ता पर अमेरिका का बड़ा बयान भी सामने आया। जेडी वेंस ने ईरान पर आरोप लगा दिया कि ईरान शर्तें मानने को तैयार ही नहीं है। अपनी शर्तों पर ईरान अड़ा है, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं वो मानने को तैयार नहीं है ईरान, और इस वजह से ये वार्ता का नतीजा जो है कुछ भी नहीं निकलता है। खबर नंबर 3 आपको बता रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका पर भी बड़ा आरोप लगाया है। शांति वार्ता से हटना का बहाना अमेरिका ढूंढ रहा था, यह ईरान कह रहा है। यानी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर शांति वार्ता के लिए अमेरिका आया था और उसे यहां से जाना था, मतलब उसकी मंशा साफ नहीं थी। वो चाहता ही नहीं था कि शांति वार्ता हो और इसलिए वो बहाना ढूंढ रहा था और अमेरिका जो है कभी नहीं चाह रहा था कि शांति वार्ता हो, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका युद्ध रोकने के लिए गंभीर नहीं है, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा। लेकिन चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम यानी प्रोग्राम पर नेतन्याहू का भी बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम कुचल दिया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब बंद है। हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये 4 बड़ी खबरें, ये पीस टॉक की अगर बात कर लीजिए, शांति वार्ता की अगर बात कर लीजिए तो उनसे जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को धमकी दे दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन को धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं और क्या रहे हैं वो समझिए। वो ये कह रहे हैं कि ईरान को अगर हथियार भेजा तो अंजाम बुरा होगा। चीनी दौरे पर भी रहने वाले, लेकिन उससे पहले ये बयान, ये धमकी दे देना किस तरह से, क्या मायने होंगे, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप ने चीन पर हथियार भेजने का आरोप लगाया, जिसको खारिज करता हुआ चीन नजर आया है। ट्रंप की बातों को खारिज करता हुआ चीन नजर आया है कि आप गलत कह रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, इसका कोई भी तर्क नहीं है, कुछ भी आप अनाप शराब बोल रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर हथियार भेजने का आरोप लगाया है, जिसे पूरी तरह से चीन ने ट्रंप के आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि बेबुनियाद बातें, हम मदद ही नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत क्या है ये आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। ईरान को हथियार भेजा तो अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप को अब आड़े हाथ लेने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। माफ कीजिए, चीन को डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसी से जुड़ा यह बयान दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हथियार भेजा तो अंजाम भुगतना होगा। करीब 1 महीने तक एक दूसरे को ताकत दिखाने और तनातनी के बाद अब ईरान और अमेरिका के सुर थोड़े नरम पड़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि कभी भी बड़ा टकराव हो सकता था और उसकी झलकियां भी देखने को मिली। लेकिन अब दोनों देश बातचीत का रास्ता पकड़कर
शांति की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्ष शांति वार्ता के जरिए समाधान निकालने की जद्दोजहद में जुटे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला। सैंक्शंस की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो या क्षेत्रीय प्रभाव की बात हो, उस पर नाराजगी देखने को मिली। लेकिन इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक जो छोटी सी चीज समझ में आई, वो ये कि बातचीत की पहल दिखाती है कि दोनों ही देश हालात को और बिगाड़ने की बजाय संभालना चाहते हैं। लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्योंकि जेडी वेंस तो चले गए, ईरानी डेलीगेशन भी वापस जो है लौटने वाला है। क्या हो सकता है, जब तक मैं आपको बता रहा हूं तो लौट चुके हों। अगर यह बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती तो आने वाले समय में हालात बेहतर हो सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन मुद्दों पर ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत हुई होगी। ऐसी क्या बातचीत हुई होगी जिससे नाराजगी जो है वो देखने को मिली होगी, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, पीस टॉक के जो मुद्दे थे वो आप समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बातचीत हुई होगी और कहा गया होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपने बंद कर दिया उसको खोल दीजिए, ये अमेरिका की तरफ से। परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात जो है वो भी रखी गई हुई। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर लगातार अमेरिका अड़ा हुआ था, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं था। तीसरा, यूरेनियम संवर्धन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका लगातार कह रहा था कि हथियार जो है नहीं बनाए जाएंगे, इसकी गारंटी दें। आगे भी हमने फिलहाल के लिए तो सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन आगे वो हथियार नहीं बनाएंगे, कुछ भी कार्यक्रम इससे जुड़ा नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए, तभी हम विश्वास कर पाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। साथ ही साथ लेबनान में युद्ध विराम, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ईरान के नजरिए से, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह को लगातार इजराइल टारगेट कर रहा है, खत्म करने पर तुला है, और जो हथियार है या बाकी चीजें वो सप्लाई करने का काम ईरान करता है, ये किसी से छुपा नहीं। इसलिए वो भी पीस टॉक में मुद्दे के तौर पर था। विदेशों में भी सीज की हुई ईरानी संपत्ति जो है उस पर से उसे सीज ना किया जाए। $6 अरब की अगर बात की जाए, शायद कतर में जो है वो फंसी हुई है, उस पर से भी सीज जो किया गया, वो सैंक्शंस जो है लगाए गए वो हटाए जाए। अलग अलग देशों में ये समस्या रही है। यानी पीस टॉक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी शर्तें रखी। शांति वार्ता में ईरान ने अमेरिका के सामने कई ऐसे मुद्दे रखे जिनकी वजह से ईरान काफी परेशान था। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि इसमें हामी कैसे भरें। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पीस टॉक के दौरान ईरान की ओर से उठाए मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों के बीच क्या कुछ हुआ वो भी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि क्या तस्वीरें जो है उस दौरान देखने को मिली है। ईरान अमेरिका का पक्ष यहां पर समझना बेहद जरूरी है, वो भी हम आपके सामने लेकर आया हूं कि ईरान अमेरिका का पक्ष क्या था। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता है, यह किसी से छिपा नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का क्या रुख है, यह सब जानते हैं। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने के फेवर में है कि वहां से जो जो जहाज जाएंगे जिस कंट्री के, वो हमें टोल देकर जाएंगे, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, जो ईरान में हमले हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जा सके। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान की टोल वसूलने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि टोल वसूलने वाली जो नियम ईरान लेकर आया है, जो सोच रहा है, उस पर तो कोई बातचीत नहीं होगी, उस पर हम मुहर नहीं लगाने वाले, इस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। यह पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था। अब क्या हालात है, क्यों यह पीस टॉक, सो कॉल शांति वार्ता विफल हो गई,
वो भी समझने की जरूरत है। और इसको समझाने के लिए तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ मलिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार, और खान साहब पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मोहम्मद हुसैन सूरत वाला, ईरान मामलों के जानकार हैं। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मलिका जी भी हमारे साथ जुड़िए। मलिका जी, सबसे पहले आप ही का रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि अब इसके बाद से तो एक चीज क्लियर हो रही है कि जो तस्वीर है विश्व पटल पर, और मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कहां पीस टॉक करने गए थे, किस देश में, और एक बार फिर से जग हंसाई जो है वो तो देखने को मिली, लेकिन उस एक गलत स्टेप की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो झेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शांति वार्ता गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में। बिल्कुल। नमस्कार आशीष जी। देखिए, युद्ध को 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और हमने कंटिन्यूअसली इनफैक्ट काफी डिबेट्स में रही, जिसमें सब पाकिस्तानी पत्रकार और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान को एकदम हाईलाइट कर रहे थे। इस्लामाबाद डायलॉग्स को हाईलाइट किया जा रहा था। बड़ा फैंसी सा जिना कन्वेंशन सेंटर 21 घंटे की बात के लिए हायर भी किया गया था। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे पूरा माहौल पाकिस्तान ने बना दिया था, बट पाकिस्तान इसमें ओवरऑल एक इवेंट मैनेजर बन के रह गया रादर देन मीडिएटर। मत बोलिए, ये मत बोलिए मलिका जी। हमारे साथ जवाद खान साहब पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो जुड़े हैं, उनको बुरा लग सकता है। बिल्कुल आशीष जी, बट ये सच्चाई है और सच हमेशा कड़वा होता है, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पता है। देखिए, इवेंट मैनेजर का अच्छा रोल निभाया है पाकिस्तान ने, और इनके जो फेल्ड आसिम मुनीर है, इनको हमने डबल रोल में देखा है आशीष जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही डेलीगेशन आता है यूएस का, तो वो उनको सूट बूट में लेने जाते हैं। जैरेड कुशनर है, उसमें जेडी वैंस है, अपना स्टीव विटकॉफ है, इनको वो सूट बूट पहन के लेकर जाते हैं। उसी शाम जब IRGC आती है, तो बिल्कुल आसिम मुनीर जी उसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आते। तो एक डबल रोल, जैसे हमेशा पाकिस्तान दो नावों में सवार होना चाहता है, हमने कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेसी और डायलॉग में भी देखा कि पाकिस्तान वही करना चाह रहा था। आशीष जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जी। देखिए, कंफ्यूजन, एक मीडिएटर का काम क्या होता है? डायलॉग और डिप्लोमेसी में फोकस करना। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है कि नवाज शरीफ ने अपने एक्स हैंडल पर साफ साफ पोस्ट करके लिखा कि ईरान और लेबनान दोनों में सीज फायर होगा। बट ऑन ग्राउंड उसी के जस्ट बाद हमने देखा इजराइल के PMO का, हमने देखा कि उन्होंने एक ट्वीट डाला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ईरान के लिए सीज फायर होगा, लेबनान वाली बातचीत, वही तो मैं कह रहा हूं, लेबनान वाली बातचीत तो पाकिस्तान ही लेकर आया। बिल्कुल आशीष जी, लेबनान वाली बातचीत पाकिस्तान ही लेकर आया। उसके बाद हमने देखा जेडी वैंस जैसे ही लैंड होते हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए अग्री हुआ था, लेबनान के लिए नहीं अग्री हुआ था। फिर हम देखते हैं गालिबाफ, जो संसद के, ईरानियन संसद के स्पीकर हैं, उनका एक्स में हमने देखा, उन्होंने बोला अरे नवाज शरीफ को तो हमने पहले ही ये बताया था, ऐसे कैसे हो सकता है, ही कैन नॉट बैक ट्रैक नाउ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आशीष जी, युद्ध विराम की बातचीत शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने इसको गोल गोल जलेबी की तरह ऐसा घुमाया पूरी बात को कि क्रक्स ही नहीं लेंगे इसका जवाब भी लेंगे, जवाद खान साहब से लेंगे। मैं आऊंगा आपके पास खान साहब, लेकिन हमारे साथ विंग कमांडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक सर। दो चीज क्लियर हो गई, इवेंट मैनेजमेंट का काम और कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम। अब आप क्या देखते हैं कि ये पूरी जो शांति वार्ता रही वो क्यों फेल होती हुई नजर आई? क्या यही दो बड़े वजह हैं जिसमें से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात थी, और यही मुख्य मांग भी थी शर्तों की अगर बात की जाए तो? सर आशीष जी, थोड़ा सा समय लूंगा जी। पॉइंट बाय पॉइंट। अभी जो बात हो रही है ना, मलिका जी ने बहुत सही बात बोली है। देखिए, अगर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, दोनों पक्षों से उन्होंने बात की होगी, उनको पहले से पता था कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छोड़ने जा रहा है और अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं हैंडओवर करेगा। उनको पहले से पता था कि अमेरिका का ये दो बेसिक डिमांड है जिस पर इससे नीचे अमेरिका झुकेगा नहीं। ईरान की जो डिमांड थी कि वो सारे उसके जो सीज फंड है वो रिलीज कर दिया जाए, या जो भी बाकी जो फंड थे,
बाकी जितनी भी इनकी डिमांड थी, ये सब चीजें इनको पता थी। आपको पता थी ये बातें, तब भी आप दोनों पार्टीज को टेबल पर लेकर के आए, तो आपको तो कुछ तो कंसेशन नजर आया होगा, तभी आप लेकर के आए। कंसेशन तो कहीं नजर ही नहीं आया। यही मुद्दे पर तो दोनों शुरू से अड़े हुए हैं, टॉक पर भी अड़े रहे। तो आपने मीडिएशन किस बात का किया? और इसीलिए या तो आपका एज ए डिप्लोमेट नेगोशिएटर इट इज योर फेलियर, या तो फिर ये पूरी अमेरिका की चाल थी। वो टाइम बाई करना चाहता था। आसिफ मुनीर साहब को ट्रंप साहब ने मैसेज भेजा, अपने शानदार शिष्य को, और उसने ये सारा ये स्टेज मैनेज करके ये टाइम बाई किया जा रहा है। ये दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो टाइम बाई करने के लिए आपने बुला करके समय बर्बाद किया, या तो फिर आपकी डिप्लोमेसी क्या थी भाई? कोई भी अपने जगह से 1 इंच हिला नहीं। अमेरिका तो बल्कि यहां तक तैयार हो गया कि वो इसके 30 फंड्स को रिलीज कर देगा, स्टेप बाय स्टेप वो रिलीज कर दिया जाए, उस पर वो तैयार हो गया था। वो ये भी तैयार हो गया था कि चलो अब हम इजराइल पर प्रेशर डाल करके अभी टेम्पररी सीज फायर करवा देंगे लेबनान हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो लेकिन जो 2 मुख्य मुद्दे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना और संवर्धित यूरेनियम को देना, किसी भी थर्ड कंट्री को दीजिए या आप इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को दीजिए, उन नहीं माना। तो फिर मुद्दा बात तो बराबर हो गई, बात करने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा था। जी हाँ, तो मैं एक तो ये बात करता हूं। ठीक है जी, ठीक है। मैं आता हूं सर, मैं जरा ओपनिंग रिमार्क्स ले रहा था, मैं आता हूं आपको सर, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। खान साहब, मल्लिका जी ने जो कहा कि आपने कोशिश तो अच्छी की लेकिन कंफ्यूज कर दिया, इवेंट मैनेजमेंट का काम किया है। दूसरा, ये 2 पॉइंट्स जो है, लेबनान को लेकर आपने ही तस्वीर पेश की और आपको लगा कि छवि जो है वो सुधर जाएगी पाकिस्तान की, वो भी नहीं हुई। क्या मतलब बहुत बुरा लग रहा होगा इस वक्त कि जो उम्मीद की थी उन उम्मीदों पर खुद ही अमेरिका ने पानी फेर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैनल में मौजूद तमाम बहन भाई, आप सबको मेरा सलाम। और आपने कहा जी कि बहन का मैं जवाब दे देता हूँ कि आर्मी चीफ साहब उन्होंने कहा कि जो ईरानी डेलीगेशन आया तो वहाँ वो यूनिफॉर्म में थे, और जब अमेरिकी डेलीगेशन आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो इसके ऊपर मैं ये बताता चलूँ आपको कि जब आर्मी चीफ साहब ने देखा कि ईरानी डेलीगेशन आ रहा है, जाहिर सी बात है शहीदों के वारिस आ रहे हैं, तो उनको यूनिफॉर्म में इज्जत दी और उनको यूनिफॉर्म में वेलकम किया। दूसरी तरफ जब अमेरिकी डेलीगेशन आया, मल्लिका जी और साहिब साहब आपकी बातों पर हंस रहे हैं सर। सुने, हंसने दें, वो उनका काम है हंसना। हंसेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर जब ईरानी जो अमेरिकी डेलीगेशन आया तो फिर आर्मी चीफ साहब ने सूट में गए और उन्हें बताया कि मैं आपके कद के बराबर हूं और आपको सलूट नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं ईरानी जो हमारे शहीदों के वारिस थे उनको मैं सलूट भी मार सकता हूं और उनको मैं बता भी सकता हूं कि आप शहीदों के वारिस हैं। ये इनका जवाब है। दूसरा देखें वैक साहब, यहाँ पे कोई ये चीज, माइक आपने ओपन रखना है क्योंकि इससे पहले मैं प्रोग्राम में आता हूँ, माइक वगैरह चीजें बंद नहीं, माइक ओपन है सर। आप आशीष पांडे के डिबेट शो में हैं, आप परेशान मत होइए, माइक ओपन है, खुलकर बोलिएगा लेकिन फैक्चुअल बोलिएगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरा, बुरा मुझे भी नहीं लगेगा और जो बुरा बोलेगा उससे फिर जवाब देना भी मुझे आता है, तो फिर वो भी बर्दाश्त करे और गुर्दा भी बड़ा रखना है, ये आपने ज़हन में रखना है। अरे सर, फिर मैं डिबेट कैसे ले जानी है मुझे पता है, मुझे पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ क्या होता है, कुर्सी फेंक देते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, पानी फेंक देते हैं, उससे तो बहुत बेटर है हमारा। खैर, हटते नहीं मुद्दे से, आप जवाब दीजिएगा कि इवेंट मैनेजमेंट वाला काम किया क्या आपने? देखिए जी, दुनिया की नजरें हैं और पिछले 21 मेरे ख्याल से घंटों से जो मुज़ाकरात का ड्यूरेशन थी, उस दौरान तमाम दुनिया के न्यूज़ चैनल के ऊपर हेडलाइन ही मुकम्मल नहीं हो रही थी कि जहां पाकिस्तान का नाम न और इस्लामाबाद का नाम न। और दुनिया सिवाय शैतान हिंदुस्तान और शैतानी इसराइल के अलावा जितनी भी दुनिया के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो अमन मुज़ाकरात करवा रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई कि पाकिस्तान ने न्यूट्रल होकर जो जंग मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, जो खिते के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जंग थी, उसको रोकने के लिए जो अपनी खिदमत दे रहा है और फिर वो दुनिया को ये रास्ता बता रहा है कि अमन की तरफ आए, तो ये रास्ता हम पाकिस्तानियों ने दिखाया है। और इसके ऊपर इंडिया का क्या किरदार है, इंडियन मीडिया का क्या किरदार है, वो आप देख लें, वो आप सोचें। और इंडियन मीडिया का किरदार क्या है वो हमने अपने दर्शकों को बताया। आ रहा हूं
कुछ और जानकारियां मुझे अपने दर्शकों को देनी, आता हूं वापस आपके पास। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद ईरान ने भी साफ कर दिया कि पीस टॉक फिलहाल पटरी पर नहीं आ पाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बताया कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच काफी लंबी और गंभीर बातचीत हुई थी। बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, ईरान का परमाणु प्रोग्राम और युद्ध का मुआवजा, साथ ही साथ अमेरिका के प्रतिबंध हटाने और पूरे इलाके में शांति कायम करने जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे। दोनों तरफ से कोशिश भी पूरी हुई कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन आखिर तक बात नहीं बन पाई। ईरान का कहना है कि वो बातचीत से हल चाहता है, लेकिन अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अमेरिका भी अपने रुख पर सख्ती जो है वो उसकी देखने को मिल रही है, सख्त बना हुआ है। ऐसे में फिलहाल ये लग रहा है दर्शकों कि जल्द ही कोई बड़ी डील शायद भविष्य में कभी हो जाए और ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ईरान का क्या रुख रहा है वो भी आपको समझना जरूरी है। वो आपके सामने हम रख देते हैं कि किस तरह से ये पूरी बातचीत रही और क्या कुछ देखने को मिला है। अमेरिका के साथ जो बातचीत थी उस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। ये ईरान का रुख जो है वो पूरी तरह से क्लियर एंड कट है। वो आप समझिए, हमारी बात मानने के लिए अमेरिका तैयार ही नहीं है, यानी सुनने को तैयार नहीं है। ये भी बात निकलकर सामने आई है। लेबनान को लेकर भी तस्वीरें क्लियर नहीं हुई हैं और इस वजह से ये बातचीत कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर नहीं आई। तीसरी बड़ी बात जो है, ईरान का रुख जो है देखने को मिला, वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह से जो समीकरण थे वो बैठते हुए नजर नहीं आए हैं और उसमें कहा गया कि अमेरिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके सामने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे जो अमेरिका अपनी चीजों को लेकर चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम संवर्धन वाला। वहीं अमेरिका जो चाहता है वो ईरान के लिए घातक है, यानी जो अमेरिका की शर्तें हैं वो ईरान के नजरिए से बेहद घातक है। परमाणु कार्यक्रम ईरान के लिए बेहद जरूरी है, ये ईरान मानता है और जानता है, लेकिन अमेरिका उसे बेहद घातक मानता है और वो श्योरिटी चाह रहा था कि आगे इस तरह की तस्वीर ना देखने को मिले। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा जरूरी है, यह भी ईरान ने क्लियर एंड कट कहा है। युद्ध में नुकसान की भरपाई नहीं की जा रही, मतलब जो हमला करके नुकसान पहुंचाया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से उसकी भरपाई की बात भी थी, लेकिन उस पर भी कोई स्टैंड जो है देखने को नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर सब कुछ एक पानी में सबको डाल दिया गया है, सारी शर्तें पानी में डाल दी गई हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 21 घंटे की इस बातचीत में भरपाई की बात जो निकलकर सामने आ रही थी, जो नुकसान की बात सामने आ रही थी, वो भी तस्वीर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि युद्ध में ईरान को जो नुकसान हुआ उसको लेकर उन शर्तों में अगर बात की जाए जो 10 पॉइंट्स रखे गए थे उसमें वो शामिल था। वार्ता से हटने का बहाना अमेरिका ढूंढ रहा था। शांति वार्ता फेल होने पर यह ईरान ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, ये बहाना ढूंढा जा रहा था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर दोनों देशों के बीच बातचीत जरूर हुई, लेकिन कोई हल, कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया है। ये भी चीजें निकल कर आई। वहीं परमाणु अधिकार बातचीत का मुख्य बिंदु जो है वो रहा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर, यूरेनियम संवर्धन को लेकर ये सबसे पहले उस बातचीत में जो है वो चीजें रखी गई, लेकिन उस पर भी कुछ भी सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया। अमेरिका युद्ध रोकने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रहा था, यानी जिस युद्ध को रोकने की बात की जा रही थी, जो 2 हफ्ते की बात कही गई थी सीजफायर वाली, उसमें भी वो गंभीरता देखने को नहीं मिल रही थी। अमेरिका शांति वार्ता के बहाने युद्ध रोकने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था, ईरान की तरफ से बोला जा रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में शांति रहे। ये अमेरिका की मंशा है जिस पर सवाल उठाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, उनका भी रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीरें जो है बदलती हुई नजर आ रही हैं। ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब मैं सीधा ईरान मामलों के जानकार हुसैन सूरतवाला का रुख करूंगा। सूरतवाला साहब, बहुत उम्मीदें थी, जगह चूज किया गया, ऐसी जगह को चूज किया गया जो खुद अपनी हरकतों के लिए जाना जाता, अपने आतंक के लिए जाना जाता है। वहां पहुंचते हैं, वहां बातचीत की बात होती है, 21 घंटे की बात जो है निकलकर सामने आती, कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर गए क्यों थे? जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री और उनके स्पोक पर्सन मिस्टर बाकाई ने जो बयान दिया है, उस बयान के अंदर ये मेंशन किया है कि हम लोगों में कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों में एग्रीमेंट होना बाकी है।
तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जाने के बाद कुछ टॉपिक्स के ऊपर कुछ चीजें क्लियर हुई हैं और अंडरस्टैंडिंग ये लोगों की बढ़ी है। लेकिन जो चीजें जिसके अंदर ये लोगों में किसी तरह से एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उसमें हॉर्मोज और न्यूक्लियर वाली बात शामिल है। उस जगह पर जो गए थे, ईरान अपनी तरफ से ये बता रहा है कि उनका जाने का मकसद ये था कि वो ये बता सके कि अपनी शराइत को, जब हमारी शराइत को ट्रंप मानने के लिए तैयार है, जो 10 पॉइंट उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया था, और उसके ऊपर वो मीटिंग करने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान आने तक के लिए तैयार है, जो सिर्फ हमारा पड़ोसी है, तो ईरान का उसमें न जाना ये अच्छा नहीं होता। तो ईरान ने उसके जाने को भी कबूल किया, क्योंकि उनकी शर्तों के ऊपर बुलाया गया था। और जब उनकी शर्तों पर बुलाया गया था, तो मैं एक पॉइंट सिर्फ ये मेंशन कर दूं कि ईरान के 10 पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट ये है कि ईरान पर भी हमला बंद होगा, और ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर जितने भी जगह आती है उनके ऊपर भी हमला बंद होगा। ये ईरान के पैगाम के अंदर मेंशन था। एब्सोल्युटली। और ये जो आप हुसैन सर, ये आप जो पक्ष रख रहे हैं, एक तरह से देखा जाए ईरान, अमेरिका, इजराइल, इस पूरी तिगड़ी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी थी वो ये थी कि कहीं इस्लामाबाद वाली जो वार्ता है अगर वो सफल हो जाती है तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे साथ पाकिस्तानी मेहमान हैं, उनका मैं रुख करना चाहूँगी। जवाद साहब, ये बताइएगा, एक जो पुराना डायलॉग था वो डायलॉग कुछ इस तरीके से था कि तुम कौन, तो जवाब आता है मैं खामखा। पाकिस्तान तो खामखा में ही बीच में मीडिएशन के लिए चल दिया था, अब मीडिएशन भी फेल हो गई है। अब क्या दिखाइएगा, कौन सा शांति दूत ये करता है? मोहतरमा देखें, मेरी आवाज आ रही है आपको? बाबुलंद आ रही है, प्लीज बोलिए। जी मोहतरमा, ये देखें, मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान अमन लेके आ रहा है खिते के अंदर, तो मुझे लगता है भारत को या भारतीय जो मीडिया है उसको चाहिए कि वो इसकी हमायत करे। ना कि मीडिया को कुछ नहीं चाहिए। जवाद साहब, आप अपना पहले पहलू ठीक करिए, एक सेकंड रुकिए। नहीं, इस तरीके से चलेगा ही नहीं, पाकिस्तान में चलता होगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। आप यहाँ पर इस तरीके से आरोप लगाकर चल देंगे, पहले आटा पानी अन्न दाना मुहैया करवाइए अपने लोगों को। अलीशा सर प्लीज इस पर जवाब दीजिएगा इन्हें। ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पाकिस्तान को कि वो सफल रहे थे। बधाई किस बात की दे रहे हैं? अनसक्सेसफुल हुआ है इनका प्लान। वही तो, अब मैं पूरी बात कंप्लीट करने दी प्लीज प्लीज। तो वो कामयाब हुए थे दो मुल्कों को अपने देश में लाने के लिए, एक मेज पे बैठाने के लिए। यही अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है। जैसे कि पुराने जमाने में ना क्लास 5th फेल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं क्लास 5th फेल हूँ, 5th पास नहीं, 5th फेल, मतलब वहां तक तो पहुंचे कम से कम, तो ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। 10th फेल है भाई साहब, तो ये क्वालिफिकेशन थी। तो पाकिस्तान अपने आप को सोच रही है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एक ऑटोमेटिक दरवाजा, ऋतु जी, आप एक मॉल में जा रही हैं और वो ऑटोमेटिक दरवाजा वैसे खुल जाएगा। एक दरबार खड़ा हुआ है वहां पे, वो बस इशारा कर रहा है यूं करके कि उसने खोल दिया दरवाजा। तो ये फिर किस बात को लेकर आ रहे थे? जवाद साहब किस बात को लेकर आ रहे थे? अलीशा जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, पॉजिटिव नोट पर देश को, दुनिया को आगे ले जाना चाहता है। एक ऐसा देश जिसके साथ का एलाई बताया जाता है अमेरिका, इजराइल, जो साथ में इस जंग में इन्वॉल्व थे। इजराइल ने तो आतंकी देश बता दिया है। अब टेक्निकली इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जवाद साहब को जवाब दीजिएगा। जी, जवाब साहब जो है ना कि ये दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, बल्कि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं कि कम से कम यही अपने आप में अचीवमेंट थी। जवाद खान साहब की भी आवाज जरा सुनाएगा, दोनों लोगों को सामने रखिए प्लीज। जी आशीष भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको सन 2014 के अंदर, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी, हैदर, फिर बजरंगी भाईजान। तो एक और फिल्म मेकर थे, उनको फिल्म बनाई थी, तो मैं कहा ठीक है मैं एक्टिंग करता हूँ। फिल्म हो गई फ्लॉप, मगर यही अपने आप में अचीवमेंट था उनके लिए कि उन्हें कम से कम फिल्म तो बनाई। जवाद साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपको? बोलिए साहब। जवाद साहब, अच्छा, ये मैं पहले बात कर रहा था वो मोहतरमा की, उसके ऊपर तो मेरी जो है वो बंद करके वो हाई उनकी कर दी है, तो मुझे उसके ऊपर जवाब देने दें, फिर मैं फिल्म के ऊपर भी आता हूँ। आपकी आवाज बाबुलंद आ रही है। पाकिस्तानियों में दम होना चाहिए, दमखम दिखाइए। आप तो कह रहे हैं मीडिएशंस कर रहे थे। हाँ बोलिए। बात सुने, अब बात सुने।
देखिए, जब पाकिस्तान अगर खिते के अंदर अमल लेके आ रहे हैं तो आप लोगों को भी यही चाहिए कि उसकी हमायत करें, ना कि तीली लगाएं। ये अल्फाज मैंने पहले भी यूज किया, अब भी कह रहा हूं। आपका क्या किरदार है, भारत का क्या किरदार है, मुझे ये बताएं। सिवाय मोदी जी की मेरी वीडियो आई तो मैं देख के हैरान हो गया कि अरे पंडित सुनिए जो ना, हुए मोदी आपके, जी उनको से 3,000 इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं आप? मोदी जी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं? क्या चाहते हैं? भारत का हिस्सा होना चाहते हैं? आ जाइए, एक दफा कोशिश कर लीजिए। क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मोदी जी से? शहबाज शरीफ से काम नहीं चल पा रहा है क्या? देश नहीं चला पा रहे शहबाज शरीफ? मोहतरमा सुनिए, हाँ। मैं तो ये हैरान हूं कि भारत के लोग तंग हैं मोदी जी से, आप मुझे भारत इनवाइट कर रही हैं। सबसे बड़ा पन आपने बताया। आलोक सर प्लीज इस पर जवाब दीजिएगा। उमर साहब, जय साहब, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, थोड़ा शांति होकर सुन लीजिए। मैं आज खान साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। आपको तो ये पता था ना कि ईरान जो है वो संवर्धित यूरेनियम को हैंड ओवर नहीं करेगा। आपको ये पता था कि हॉर्मुज वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपको ये भी पता था कि ये दोनों शर्तें मिनिमम है, फर्स्ट है अमेरिका की तरफ से, ये पहले से बात हो गई थी। तो आपको क्या किसी ने बोला था कि ये झुकने वाले हैं, किसी पॉइंट पर कोई कंसेशन देने को तैयार है? फिर आपने वार्ता के लिए बुलाया क्यों? सर, इस बात की दाद देनी पड़ेगी। आपने पाकिस्तान से उम्मीद भी करी, दिस इज द बिग थिंग। ये जो पूर्णिमानाथ अमन हमारे के साथ कनेक्ट है। मुज़ाकरात पूर्णिमानाथ जी, जी कहिए। जी इस पर जरा जवाब दीजिएगा। मध्यस्थता, मीडिएशन, इतना भारी भरकम शब्द, एंड दैट टू विद पाकिस्तान। देखिए, ये जो ईरान का वॉर है, इन्वेजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान एंड वॉर ऑन ईरान, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। पाकिस्तान, माय पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है और ओपिनियन है, पाकिस्तान को मैं स्टेट भी नहीं मानती हूँ, बट एट द सेम टाइम आज पाकिस्तान ने जो रोल अपनाई है भारत को भी थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे मीडिएशन हो या मैसेंजर हो, रियली डजेंट मैटर। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, दो कंट्रीज की लीडरशिप को वहाँ पे जगह दिया है, बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। ये कहना और पाकिस्तान के लोगों को इंडियन चैनल में बुला के ऐसे बेइज्जती करना, वो भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। और आपकी चैनल है, आप डिसाइड करिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके कंट्री के लिए। बट मेरे नज़र से पाकिस्तान ने जो किया उसके लिए थैंक यू तो कहना ज़रूरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द डिसीजन ऑफ टू पार्टीज वेदर दे वांट टू एग्री और नॉट। जाने से पहले ही हमें पता था यहाँ पे क्या होने वाला है, और मैं पहले तब से बोल रही हूँ, 4 दिन हो चुका है ये, अगर वहाँ पे जा भी रहे, हमें 2 चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोकेशन of the conversation is Pakistan. Pakistan is literally the neighbor of Iran. अब जा कौन रहा है? जेडी वांस, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जा रही है, ईरान की नहीं आ रही। ये कॉन्वर्सेशन वाशिंगटन डीसी में नहीं हुई। पूर्णिमानाथ जी, इस बात से मैं आपकी मान रही हूँ कि थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि एटलीस्ट एक डोर्स ओपन किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहली डिबेट में, डिस्कशन में पाकिस्तानी मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि आवाम का पेट काट कर हमने एटम बम बनाए। तो ऐसे देश से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो पीस टॉक्स करेंगे? नो मैडम, नो प्लीज डोंट पुट वर्ड्स ऑन माय माउथ। नहीं, आपको नहीं कह रही हूं मैं, इससे पहले डिस्कशंस का जिक्र किया मैंने। अच्छा, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इस जो सिचुएशन ऑफ ईरान का है, उसमें कोई भी एंटिटी अगर बीच में मीडिएशन और मैसेंजर की भूमिका निभाई है, उसके लिए उनको थैंक यू कहना चाहिए। दिस इज फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रलिटी। आप इंडिया के साथ पाकिस्तान का हमेशा प्रॉब्लम रहा है, पाकिस्तान शुडंट बी इवन स्टेट, दैट आई एग्री, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पाकिस्तान के लोगों को इंडियन चैनल में बिठा के ना बात सुनना, उनके बारे में बार बार टोक देना या उनके बेइज्जती करना उनके ऊपर, और उनको क्वेश्चन करना, आप पाकिस्तान के हो, चीन के हो, ये एक्सेट्रा, इट्स नॉट फेयर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो नॉट विथ एनीबडी, इज एवरीबडी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान के भी अधिकार है। आज अगर वो पूर्णिमानाथ जी, इसमें माफी के साथ रोक रही हूँ, माफी के साथ, मुझे ये समझ नहीं आता कि इसे ऐसे क्यों लिया जा रहा है कि इंडियन मीडिया इज portraying Pakistan like this. Rather we can say like Pakistan is exposing themselves. Alisha sir.
बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी। आपने बिल्कुल आपने गलत समझा एक्चुअली। देखिए ऋतु जी दरअसल एक बहुत जिम्मेदार एंकर हैं, बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने इनकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करी। अब वो ही खुद अपनी बेइज्जती उड़वा रहा है, खिल्ली उड़वा रहा है जवाब, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इज्जत एहतराम, बल्कि मैं कई बार इनके साथ शो में हूँ ऋतु जी के साथ, इन्होंने मेरे को भी टोका है, कई बार टोका है कि नहीं मेरे गेस्ट हैं, इनके साथ इज्जत से ही बात होगी, इज्जत एहतराम से बात होगी। लेकिन फैक्ट है, देखिए पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात नहीं है, लेकिन ये इन रिस्क जोखिम इन्होंने उठाया ना, कि अगर कामयाब हो जाती ये टॉक तो सब वाह करते, है ना। क्योंकि कामयाब नहीं हुई तो बेइज्जती हो रही है, इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और ये हम नहीं कर रहे, ये हम तो नहीं बोल रहे, चलिए हम तो चुप हो जाते हैं, ठीक है। क्या हम दुनिया वालों का, दुनिया देश की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया वालों का मुंह बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो हम बोल रहे हैं ना, यही मंशा है, यही मूड है, यही टॉक्स है दुनिया लोग ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा बॉन्ड बनता हुआ आया, चलो हम सबसे पहले तो पाकिस्तान में इतने सारे पैसे आए कहां से, ये बात सोच के मेरे को हैरानी हो रही है कि इन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स हर जगह पे 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर करी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे टॉक्स हो रहे हैं। हम भी इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे थे, क्योंकि इसमें हम भी अफेक्टेड हैं, हर कोई अफेक्टेड होता है पेरिफेरली। जी ठीक है, सब अफेक्टेड हुए, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी ने जो सवाल उठाए, जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर आपने सवाल उठाया तो एक सवाल मेरा भी है। आप भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़िए, विच इज गुड। बस इतना बता दीजिए कि जिस उम्मीद में पाकिस्तान ने इस पीस टॉक को करवाया, कोशिश की, आपको नहीं लगता है कि अपनी छवि सुधारने के लिए कोशिश की, हाँ या ना? देखिए मैं आपको एक yes बात or no? बताती हूँ। Just want to- पाकिस्तान का Yes or no? दिस इज दिस लोडेड क्वेश्चन। नहीं। देखिए पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, मेरा तो क्वेश्चन आप वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर है। हाँ। अगर आप नहीं, आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं मैम, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या वो छवि सुधारने की कोशिश नहीं की गई? दैट्स नॉट द क्वेश्चन। ये जो तो आप ही रोल बता दीजिए, मैं फिर उन्होंने आपके मुताबिक ही सवाल पूछ देखिए, लेता हूं। आप मेरी बता बात दीजिए, मैं वही नहीं, पूछ लेता हूं। आपका अगर सुनना ही नहीं, नहीं है तो क्वेश्चन नहीं, पूछना नहीं चाहिए। आपने गलत उठाया ना, आपने जो सवाल उठाया वो गलत उठाया कि इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान, हम क्यों उसकी आरती उतारेंगे? हम क्यों पाकिस्तान की आरती उतारेंगे? नहीं, हम क्यों पाकिस्तान की आरती उतारेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं, आप बताइए पाकिस्तान की आरती मैं क्यों उतारूंगा? नहीं, इसलिए नहीं सुनना चाहूंगा कि आप गलत बोल रही है ना, कि पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाकर जो है पूछ नहीं सकते। सवाल तो पूछ ही सकता है, सवाल पूछना हमारा काम है मैम। आप तो मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन का आंसर भी तो सुनने के लिए तमीज रखिए। बोलिए। मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। गेस्ट की बात सुन लीजिए। हाँ, आप रिटालिएट करिए, आप रिस्पॉन्ड करिए, आप डिसएग्री करिए, दैट इज योर राइट, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई भी गेस्ट को कोई भी कंट्री से बुला रहे हो, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए। तो क्या डिसरिस्पेक्ट किया? हमने सवाल पूछा था। ये पूछना चाहूंगी, ठीक है। मेजर अली शाह, पूनम जी, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए इन्होंने सच में, जहां मैं देख रहा हूं, बेइज्जती मेरी नहीं सहयोगी ने अगर सवाल पूछा पाकिस्तान से, तो उसमें क्या गलत पूछ दिया? क्यों मिर्ची लग रही है? गलत नहीं पूछा आपने, किसी ने किसी की बेइज्जती नहीं करी। अब ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं वो भी फेल हो चुके हैं, ठीक है, कामयाब नहीं हुए। ईरान ने 10 पॉइंट रखे, 10 शर्तें रखी, अमेरिका ने 15 शर्तें रखी, लेकिन और मंजूर, देखिए 10 शर्तें ईरान की जो थी, 3 शर्तें तो मैं खर्च करूंगा शुरुआत में ही, क्योंकि शुरुआत में ही लेबनान, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि ठीक है, तो 3 शर्तें जो हैं, क्योंकि इजराइल ने फायर किए मिसाइल लेबनान को, तो उन्हें बोला कि लेबनान सीज फायर जोन में नहीं आता है। जेडी वांस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ने भी यही कहा कि हाँ नहीं आता है। अरे भाई, तो झूठ कौन बोल रहा है जमाल भाई? पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं या वॉशिंगटन झूठ बोल रहा है? आप अगर शांति की बात करते हैं, देखिए मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देता हूं। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। जवाद साहब, मेरा सर देखिए गुजारिश ये है कि आगे भी बात करने स्टार्ट कंप्लीट करिए सर, कोई बात नहीं, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। आप बात अब की में तो पहले मैं आपको बात पेश करूंगा, सुनता हूं, रिस्पेक्ट आप लाजमी बोलने का मौका दिया करें। अब देखें, बात में टकरात हो रहे थे, पाकिस्तान का सिर्फ इतना किरदार था कि हमने 2
मुबालक जो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई चली है, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, उनको हम अमन के बात कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि बैठ के एक टेबल के ऊपर बात करें। उसका इतना बड़ा इवेंट, चले आप कहते हैं इवेंट किया, हमने इवेंट किया, जो भी किया ऑर्गेनाइज किया, इसके ऊपर आप लोगों को चाहिए था कि आप हमायत करें और कहते कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस चीज की आप लोगों को ये करनी चाहिए थी। मगर आप लोगों ने क्या किया कि अपनी मीडिया के ऊपर या मोदी जी ने या दूसरे जो भी है उसको तनकीद का निशाना बनाना, ये गलत चीज थी। आपको हमायत करनी चाहिए थी इसके ऊपर। दूसरा देखें, हमने कभी पाकिस्तान जो है वो हमने ना भारत के साथ अपने आप को कंपेयर किया, ना किसी और मुल्क के साथ हमने कंपेयर किया। हमने कहा कि हम भारत के साथ हमारी जो लड़ाई चल रही है, ये जो भी चीजें हैं वो चंद फैक्ट के ऊपर हैं, या कश्मीर के मसले के ऊपर हैं, या किसी चीज के ऊपर है, इसके ऊपर हम आपके साथ बैठने को भी तैयार है। मगर हम इसराइल को नहीं मानते, ना हम उनके साथ बैठते हैं, ना उनको हम मानते हैं। इसराइल ये हमारे ईमान ऐसा है। हम भारत के साथ तो बैठ सकते हैं, इसराइल के साथ हम नहीं। ठीक है आलोक सर। मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। एक तो बात ये बताइए कि 15 पॉइंट्स रखे गए थे अमेरिका के द्वारा, जिसको ईरान ने नकार दिया था। 10 पॉइंट्स रखे गए थे फिर ईरान के द्वारा शांति समझौते के लिए, युद्ध विराम के लिए। इस 15 और 10 में कहीं भी लेबनान का जिक्र है क्या? कहीं नहीं है जिक्र। नहीं हो गया नंबर 1। वही सवाल तो पूछा था सर, नंबर 2 जिससे पूर्णिमा जी को बुरा लग गया, जो ऋतु ने भी जो पूछा कि अगर ग्लोबल लेवल पर बेइज्जती हो रही तो इसमें सवाल पूछा है भाई। दूसरी बात कि ये सबको पता था, जिक्र किया हुआ है। पूर्णिमा जी देखिए, मैं भी थैंक्स बोलूंगा पाकिस्तान को उसके ये के लिए। पूर्णिमा जी। जी आशीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है खान साहब के लिए। मैं पूछ सकती हूँ तो मैं पूछती हूँ। खान साहब, आपने जो कहा है, आपने जो किया है इस सिचुएशन में, उसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ पाकिस्तान को। लेकिन मेरा बड़ा एक मुद्दा है, उसका आंसर अगर मुझे मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा शांति मिलेगा। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान का लिटरली इंडिया में जाके पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट अटैक करवाया, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी कश्मीर में हुई है, हमारी वहाँ पे आपकी 2008 की मुंबई ताज होटल में सिचुएशन हुआ था। आप मुझे बताइए, एक कंट्री जो पाकिस्तान का जो एक टेरर इमेज है, ये जो इंडियन के ऊपर जो पिछले 80 साल तक उनके ऊपर ये गंदगी लगा हुआ है, आपके आसिम मुनीर जाके भाषण देते कि हम इंडिया को लेसन सिखाएंगे, हम हिंदुओं को लेसन सिखाएंगे। आप मुझे बताइए, इसीलिए तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली वाज ट्राइंग टू टारगेट एंड काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान को कभी नहीं चूज करते, लेकिन हमेशा आपके साथ दिया, आपको IMF लोन दिया, आपको वर्ल्ड बैंक का लोन दिए। आपने पैसा कहाँ से लाते हो मुझे नहीं पता, कटोरा लेके पहुंच जाते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, आपका इमेज वहां तक आप पहुंची है, आप लोग नॉर्मल लोग क्यों नहीं कुछ कहते हैं? हिंदू का जीने का अधिकार है या नहीं है? हो गया, मैं बहुत छोटे में कर देता हूँ, छोटे में जवाब, मैं इस सवाल को छोटे में कर देता हूँ। कटोरा जो आपने यूज किया, उसमें आपको नहीं लग रहा होगा कि बेइज्जती की गई है। हम लोग अगर इन्हीं सब चीजों को अगर बोल दें तो आपको बहुत अखरता है। जावेद खान साहब, आपने उनके लिए बहुत सलामी की, अब इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए उनका। जी देखिए, मेरा नाम जवाद खान है। जवाद खान साहब, इसका जवाब दे दीजिए, खत्म बात। कभी पाकिस्तानी जो लोकल पीपल है या हमारी जो लीडरशिप है या हमारी आर्मी है, कभी ये नहीं कहा कि हम जो है हिंदुओं को मारेंगे या हिंदुओं को इस मुल्क में या दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, कभी ये नहीं कहा। ठीक है, और ना आप देखिए पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी हिंदू बरादरी के लोग बैठे हुए हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मेरे 2 से 3 घर छोड़ के एक हिंदू बरादर है, उनका घर है। कहते हैं तो कभी मैं उनको इधर साथ बैठाऊंगा। आप उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपके साथ कैसा रवैया है, आप लोग कैसे रहते हैं। अब देखें, इमेज पाकिस्तान की मुझे या आपकी मीडिया या हमारी मीडिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब फॉरेनर आते हैं घूमने के लिए तो वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आप देखें, भारत की भी देखें, पाकिस्तान की भी देखें, उसको कंपेयर करें, थोड़ी रिसर्च करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, समय बहुत कम है सर, इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, वहां पर एक मीम चल रहा है कि एक तो पैसा वैसा था नहीं, ऊपर से और ये इवेंट करवा लिया, अब और ज्यादा इनकी हालत जो है खराब होने वाली है। इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, जाके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।